हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग जो है 11th की क्लास शुरू कर चुके हैं और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप 11वीं कक्षा में हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हैं यानी राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट लिए हैं, तो राजनीति शास्त्र का ये आज आपकी पहली क्लास है जहां पर हम लोग प्यारे बच्चों पहला चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, है ना। प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा का जो पॉलिटिकल साइंस है उसको दो भाग में बांटा गया है, यानी कि टोटल दो बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपका पहला बुक है उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और एक आपका दूसरा बुक है। तो 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग टोटल दो बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो बुक है आपका, इसका पहला चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस चैप्टर में संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के कितने प्रकार है, संविधान हम लोगों को क्या क्या अधिकार देता है, संविधान को कैसे बनाया गया, है ना। और अगर कोई 12 क्लास के बच्चे हैं, प्लीज आप लोग भी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 12 क्लास में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल सही बात आपको बता रहे हैं, इसलिए जो भी पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वो 11 क्लास 12 क्लास दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। पॉलिटिकल साइंस में दोनों जगह से लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परिचय देखेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या होता है, राजनीति शास्त्र में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। फिर संविधान के क्या क्या काम है, हम संविधान जो है हम लोगों को किस किस तरह का अधिकार देता है। फिर हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान को बनाने के लिए कई सारे लोगों के द्वारा जो संविधान सभा बनाया गया, उस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे, है ना, प्रीम्बल जिसको कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को कहां कहां से लिया गया है। और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका 12th में जो एग्जाम होता है इंटर का, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हम लोग संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबी है, ठीक है। तो चलिए एकदम आराम से बैठ जाना है आपको। फुल स्क्रीन मोबाइल को कर लीजिए, कॉपी कलम है तो प्लीज निकाल लीजिए, नहीं तो आराम से ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा से आप नोट कर लीजिएगा। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय को, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान तो लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो आज हम लोग राजनीति शास्त्र शुरू कर रहे हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान क्या होता है। विज्ञान और शास्त्र में कोई अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम चीज है, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि सरकारें कैसी काम करती है, यानी कि जो सरकार है जिसको हम लोग चुनते हैं, वोट देते हैं, वो कैसे काम करता है, लोग राजनीति में कैसे शामिल होते हैं, और जो लोग हैं अगर आप मान लो राजनीति में शामिल होना चाहते हैं तो आप कैसे शामिल हो सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सरकारें किस तरह से काम करती हैं, कौन कौन से लोग उसमें होते हैं, यानी सरकार कौन कौन सा काम करेगा, सरकार के पास कितना पावर होगा, सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना। राजनीति के बारे में अलग अलग विचार और उनके मतलब क्या होते हैं, लोग चुनाव कैसे करते हैं, लोग वोट कैसे देते हैं, मतदान कैसे करते हैं, नेताओं को कैसे चुनते हैं, हम लोग जो एमएलए एमपी को चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं। ये सब चीज के बारे में जो है हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। सरकारें क्या क्या नियम है, सरकार के क्या क्या नियम है, क्या क्या योजनाएं वो बनाती है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जो कानून वगैरह बनाता है वो सरकार ही बनाता है। मान लो आज कोई घटना हो जाता है, इस घटना को लेकर के अगर कोई कानून बनाएगा तो वो कानून कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा, संसद बनाएगा, है ना। तो ये सब वो कैसे बनाते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। और उनका लोगों पर क्या असर पड़ता है, देशों के बीच रिश्ते कैसे होते हैं, भारत का अमेरिका के साथ संबंध कैसा होगा, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा रहेगा, भारत का बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध रहेगा। ये सब जो हम लोग संबंध के बारे में पढ़ते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध के बारे में पढ़ते हैं, वो हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना। देशों के बीच रिश्ते कैसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब के बारे में आगे हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, घबराइए नहीं। बट आप ये समझिए कि राजनीति शास्त्र में हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार को कौन कौन से नियम है, क्या क्या उनके अधिकार हैं, लोग चुनाव कैसे करते हैं, लोगों को क्या क्या अधिकार है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि राजनीति शास्त्र किस काम के लिए, ठीक है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो राजनीति शास्त्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलो तो प्यारे बच्चों चलते हैं। अब यहां से जो है आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, मतलब कि संविधान क्यों जरूरी है और संविधान को कैसे बनाया गया है। बस यही दो चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है संविधान क्या है, दिमाग लगाइए, संविधान क्या है। तो देखिए ये जो है हमारा भारत का संविधान है, देखिए फोटो लगा दिया आपके लिए। देखो संविधान किसी भी देश का शासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दस्तावेज का मतलब एक तरह का समझिए, एक तरह का बुक होता है ना। यानी कि कोई भी देश में अगर शासन चलाना है कि सरकार कैसे काम करेगा, देश कैसे चलेगा, देश में कानून कैसे बनाए जाएंगे, लोग वोट कैसे देगा, लोगों को क्या क्या अधिकार है, ये सारी चीजें जो है वो संविधान में लिखा हुआ होता है। तो संविधान किसी भी देश का शासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें यह तय किया जाता है कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार किस प्रकार काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे, लोगों को किस किस तरह का अधिकार होगा, और कानून कैसे बनाए जाएंगे। और बहुत सारे नए नए कानून बनाए जाते हैं, आप सबको पता है, तो वो कानून कैसे बनाए जाएंगे। संविधान यह भी बताता है कि सरकार की ताकतें और जिम्मेदारियां क्या होंगी, सरकार के पास कितनी ताकत है, सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, लोगों के क्या क्या अधिकार हैं, है ना, लोगों को किस किस तरह का अधिकार है। जैसे हर लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है कि कोई भी लोग किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी लोग कुछ भी यहाँ पर बोल सकता है, किसी के भी खिलाफ सही माने में, एक हद में, मर्यादा में किसी भी लोगों के बारे में बोल सकता है ना। और कर्तव्य हमारा जैसे अपनी देश की रक्षा करना, तिरंगा का रक्षा करना, ये सारा हमारा कर्तव्य है। टोटल कर्तव्य कितना है, मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है और टोटल मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार के पास क्या क्या ताकत है, ये सभी चीजें जो है संविधान में लिखा हुआ होता है। तो आप समझ गए कि संविधान ही है जो ये तय करता है कि सरकार क्या काम करेगी, सरकार के पास कितने पावर होंगे, लोगों के पास क्या क्या अधिकार रहेगा, लोगों का क्या क्या कर्तव्य रहेगा, ये सारी चीजें आपका संविधान में लिखा हुआ आता है। तो अगर आपको पूछ दे संविधान क्या है, तो आपको सिंपली जवाब देना है कि संविधान जो है किसी भी देश का शासन चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जहां पर लिखा हुआ होता है कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार के पास कितना शक्ति है, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या जिम्मेदारी है, लोगों के पास क्या क्या अधिकार है, लोगों के पास क्या क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें जो है संविधान में लिखी हुई होती है। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे देखेंगे संविधान के प्रकार। संविधान जो है मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब जो संविधान लिखा हुआ है, जैसे भारत की संविधान लिखा हुआ है, आप भी मंगा सकते हो, भारत का संविधान को आप भी पढ़ सकते हो मंगा करके। तो भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है, इसलिए इस संविधान को कहेंगे लिखित संविधान। बहुत सारा देश है जैसे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है ना, तो वो संविधान हो जाएगा अलिखित संविधान। तो संविधान के टोटल 2 प्रकार। पहला प्रकार का नाम है लिखित संविधान। लिखित संविधान एक ठोस दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की संरचना और नियम स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। यानी लिखित संविधान जो है एक तरह का ठोस दस्तावेज है। ठोस दस्तावेज का मतलब कि वो ऐसी कागज पे, ऐसा पेपर पे लिखा गया है जिसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए उसको कहते हैं ठोस दस्तावेज, है ना। जैसे मान लो किसी ने चोरी किया, एग्जाम्पल समझिए, मान लो कोई चोरी किया, तो चोरी करने के बदले उसको कितने साल की सजा होगी, ये बात तो पहले से लिखा गया है ना। आप जैसे कोई है मान लो चोरी करने जाएगा तो उसको बोलता ना, अरे भाई चोरी मत करो, तुमको ये सजा दिया जाएगा। कोई मान लो किसी की हत्या करने जाता है, किसी का मर्डर करने के लिए जाता है, तो उसको पहले आश्वासन दिया जाता है कि अगर आप हत्या करोगे तो आपको 10 साल 20 साल उम्र कैद की सजा होगी। तो ये जो सजा है ये पहले से लिखा गया है, इसलिए इसको कहते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत में कौन सी संविधान है, लिखित संविधान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखित संविधान एक ठोस दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की संरचना, सरकार के पास क्या क्या पावर है, सरकार को किस तरह चुना जाता है, सरकार के पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सब कुछ जो है संविधान में पहले से लिखा गया है ना। सरकार उससे बाहर नहीं जा सकता। मान लो कोई सरकार बनता है,
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो उनके पास पहले से उनका काम लिखा गया है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो पहले से जो लिखा जाता है उसको कहते हैं लिखित संविधान। और लिखित संविधान जो है वो किसी सभा के द्वारा लिखाया जाता है। सभा, संविधान सभा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक संविधान सभा या किसी विशेष निकाय के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे भारत का संविधान को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने मिलकर के एक समूह बनाया, इसी समूह को संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा बनाने, संविधान को बनाने के लिए, संविधान को लिखने के लिए जो सारे लोग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, एक सभा बनाते हैं, उसी सभा को संविधान सभा कहते हैं। तो ये जो लिखित संविधान है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। और ये लिखा हुआ रहता है, कोई आप गलत करोगे तो उससे पहले ही उसका सजा लिखा हुआ रहता है कि ये गलत करने पर आपको ये सजा मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से देश में लिखित संविधान है। जैसे भारत में क्या है, एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तार से लिखा हुआ संविधान है। यानी कि जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, भारत का संविधान। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगर हम आपको पूछेंगे कि बताइए दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिकी संविधान जो है ये कब लागू हुआ था, 1787 में। और ये जो है दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। अगला है जापान। जापान में भी लिखित संविधान है और जापान का संविधान कब लागू हुआ था, 1947 में। यानी कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ, 1947 में, और उसी समय जापान का संविधान लागू हुआ था। तो याद रखिएगा यह भी एक लिखित संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, जापान का संविधान, ये सब लिखित संविधान है। अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। ये सब चीज आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। अगला है प्यारे बच्चों अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान का मतलब लिखा हुआ होना और अलिखित संविधान का मतलब लिखा हुआ नहीं होना। अब आप पूछोगे कि सर अगर वहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं रहेगा तो मान लो कोई चोरी करता हो तो उसको कैसे सजा मिलेगा। अब यहां पर हम लोग इसी को समझते हैं। तो देखिए अलिखित संविधान जो है एक ठोस दस्तावेज नहीं होता। जैसे लिखित संविधान किसी पेपर में लिखा गया है, सारा चीज एक तरफ से लिखा गया है, लेकिन अलिखित संविधान में कुछ लिखा हुआ पहले से नहीं होता। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि परंपराएं, कानून और न्यायालय, न्यायालय का मतलब कोर्ट के फैसले मिलकर संविधान का रूप लेते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई चोरी करता है तो चोरी करने पर इसको कौन सी सजा दी जाएगी, तो पहले देखा जाता है कि पुराने जमाने में जब हमारा दादा परदादा था उस वक्त में कैसे इन लोगों को सजा दिया जाता था, ये चीज देखा जाता है। फिर दूसरा देखा जाता है कई सारे लोग मिल करके आपस में, कई सारे जज या वकील आपस में बैठते हैं और मान लो कोई चोरी किया तो ये लोग आपस में मिलकर डिस्कस करता है कि बताओ ये चोरी किया है, इनको कौन सा सजा दिया जाएगा। तो ये है अलिखित संविधान। या फिर परंपराएं, परंपरा का मतलब परंपरा के अनुसार कि पहले कैसी परंपरा थी। पहले अगर मान लो कोई चोरी करता था या कोई अगर कुछ करता था या कोई हत्या करता था, मर्डर करता था या किसी लड़की के साथ गलत करता था तो उनको पहले कौन सी सजा दी जाती थी, पहले की परंपराएं कैसी थी, तो उसी परंपरा के अनुसार अभी सजा दी जाती है। तो ये हो गया आपका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान जो कि लिखा हुआ नहीं है। और अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें क्या होता है, पुरानी परंपराओं, हमारा दादा परदादा पूर्वज हमारा किस तरह से सजा दिया जाता था, पहले किस तरह का ये गलत काम करने पर पहले कौन सी सजा दी जाती थी, है ना। और न्यायालय के जो भी जज होते हैं वो लोग मिलकर के फैसला लेते हैं, एक तरह का संविधान को बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह समय के साथ बदलता रहता है और ये जो अलिखित संविधान है ये बदलता रहता है। कहने का मतलब क्या कि मान लो पहले चोरी करने पर अगर 5 साल की सजा होती थी तो हो सकता है अभी चोरी करने पर 7 साल की सजा हो या 2 साल की सजा हो। तो ये जो अलिखित संविधान है ये समय के साथ बदलता है, लेकिन लिखित संविधान बदलता नहीं है, उसको बदलना पड़ता है। बहुत सारा कानून है उसको बदलने के लिए, कोई भी संविधान को जल्दी नहीं बदल सकता, है ना। जिसके पास 400 से ज्यादा सीट आएगा, 400 से ज्यादा, तब वो संविधान को कुछ बदल सकता है। समझ गए, इतना खतरनाक लिखित संविधान होता है। ठीक है, और अलिखित संविधान जो है समय के साथ बदलता है। और अगर इसको समझिएगा तो इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा चीज को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा स्रोत को देखना पड़ेगा, तभी आप अलिखित संविधान को समझ पाएगा। लिखित संविधान में क्या है, डायरेक्ट है कि चोरी करोगे ये सजा,
गलत काम करोगे ये सजा, है ना, आपको ये पावर, सरकार का ये कानून। लेकिन अलिखित संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पुरानी परंपराओं, पुराने कानून, पुरानी न्यायालय, इनके अनुसार ये सारे लोग मिल करके फैसला लेते हैं और एक तरह का संविधान का रूप है। यानी कि मान लो कोई गलत काम किया तो पुरानी परंपराओं को देखा जाता है, पहले की परंपरा कैसी थी, पहले का कानून क्या था, पहले जो है ये गलत काम करने पर कौन सी सजा दी गई थी, और जो न्यायालय है ये तीनों मिलकर के एक तरह का फैसला लेते हैं, एक तरह का संविधान को बनाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे न्यूजीलैंड का संविधान, जैसे इजराइल का संविधान, ये तीनों संविधान जो है अलिखित संविधान है ना। तो ब्रिटेन का संविधान किसी एक दस्तावेज में नहीं लिखा गया है, किसी पेपर में नहीं लिखा गया है, यह परंपराओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों या कानूनों का मिश्रण है ना। ऐतिहासिक दस्तावेज का मतलब पुराने जमाने में कैसी सजा दिया जाता था, किस तरह का गलत करने पर कौन सी सजा दी जाती थी, तो पुराने रिकॉर्ड को देखा जाता है और उसके अनुसार जो है ब्रिटेन में कानून चलता है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो एक अलिखित संविधान है, वहाँ पर कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है। न्यूजीलैंड का संविधान भी कई अलग अलग कानून और परंपराओं से बना है, यहाँ भी संविधान अलिखित है। उसी तरह इजराइल का भी संविधान जो है वो अलिखित है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ संविधान नहीं है, अलिखित है। तो अगर आपको पूछ दे कि ब्रिटेन में कौन सी संविधान है, अलिखित, न्यूजीलैंड में अलिखित, इजराइल में अलिखित, अमेरिका में लिखित, भारत में लिखित, जापान में लिखित, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है कि हम लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हम लोगों को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप दिमाग लगाइए, तो क्यों पड़ी जरूरत। अब मान लीजिए, मान लो हम कोई गरीब आदमी है, हमको कोई 2 थप्पड़ मार देगा बिना मतलब का, तो हम किसके पास जाएंगे, थाना जाएंगे केस करने के लिए, कोर्ट जाएंगे, है ना। तो ये जो अधिकार आपको दिया है थाना जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए, ये अधिकार कौन दिया है, संविधान दिया है। अगर मान लो ये संविधान नहीं होता तो आज के दिन हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता, जो जैसे चाहता वो हम लोगों को दबाता, हम लोगों को मार देता, हमारे माँ बहनों के साथ गलत करता। लेकिन आज के दिन हमारे पास संविधान है, इसलिए हम संविधान के दम पर उससे लड़ते हैं कि अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे हम जाएंगे कोर्ट में, तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। जब अंग्रेज था, संविधान नहीं था, तो अंग्रेज हमारे माँ बहनों के साथ बहुत गलत करता था, किसानों के ऊपर अत्याचार करता था, किसानों को सताता था, नौजवानों को बेरोजगार रखता था, जबरदस्ती का सजा दिया जाता था, है ना, क्योंकि उस वक्त में कोई संविधान नहीं था। लेकिन आज के दिन संविधान है, क्या आज के दिन हम लोगों को कोई सजा देगा, क्या बिना मतलब का कोई मार पाएगा, नहीं। अगर मारेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, यानी ये पावर कौन दिया, संविधान। इसीलिए संविधान की जरूरत है, समझ गए, संविधान का बहुत जरूरत है, याद रखिएगा। यही संविधान है जिसकी वजह से आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं रहता, हो सकता है हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। तो देखिए संविधान की जरूरत क्यों, संविधान की आवश्यकता, तो देखते हैं। समाज में कई अलग अलग समुदाय होते हैं, कई अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इन समुदायों के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के बीच अच्छा संबंध बने रहे, अच्छा तालमेल बने रहे, इसके लिए संविधान जरूरी है। संविधान जो है वो नियम और दिशा निर्देश देता है। संविधान जो है नियम देता है कि देखिए अगर आप कहीं जाते हैं तो इसके लिए ये नियम है, अगर आप किसी देश में रहते हैं तो ये नियम है, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे। अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो ये नियम है, अगर आप व्यापार करते हैं तो ये नियम है, अगर आप जमीन खरीदते हैं तो ये नियम है। तो ये जितने भी नियम हैं, ये सब नियम कौन बनाए हैं, कहाँ पर लिखे गए हैं, संविधान में। तो संविधान जो है हमें नियम और दिशा निर्देश देता है, जिससे लोगों को भरोसा होता है कि सरकार जो है उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और सभी के साथ सही व्यवहार करेगी। आज के दिन हम लोग जो सरकार को चुनते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद होता है ना जी कि सरकार जो है हम लोगों को रोजगार देगा, हम लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा, हम लोगों को अधिकार देगा। तो ये सारी चीज़ें संविधान में लिखा गया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगा तो संविधान है उसको सजा देने के लिए, ठीक है। तो सरकार, संविधान पर लोगों को बहुत भरोसा है कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, सभी के साथ सही व्यवहार करेगा। तो ये सारी चीज़ें संविधान में पहले से लिखा गया है ना, कि सरकार को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करती उसको सजा मिलेगा, इसलिए संविधान पर हम लोगों को ज़्यादा भरोसा है। संविधान तय करता है कि किसी भी विवाद का अंतिम फैसला कौन लेगा। मान लो कोई विवाद हो जाता है, कोई किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला कौन लेगा। इससे निर्णय प्रक्रिया साफ और स्पष्ट हो रहती है ना। संविधान ये बात तय करता है कि अंतिम फैसला कौन लेगा। जैसे मान लो कोई किसी ने गलत कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो हमको मार दिया। अब
अब मारने के बाद उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, अब उनको सज़ा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पहले जिला कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसके साथ केस लड़े, फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ ये आदमी हमको मारा था इसलिए इनको सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि संविधान यह बात तय करता है कि कोई भी विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला कौन लेगा, ये बात संविधान तय करता है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तो बस एक सीरी से दूसरे सीरी में जाते हैं, लेकिन सब कुछ जो तय करता है वो संविधान है। मान लो कोई चोरी किया तो चोरी के बदले उसको कौन सा सजा मिलेगा, ये संविधान तय करता है। तो इससे क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है वो चोरी करेगा तो उसको 1 साल सजा मिलेगा, कोई मुस्लिम है वो चोरी करेगा तो उसको 1.5 साल सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है यहाँ पर संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे आप कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर आपने चोरी किया तो सबको बराबर का सजा मिलेगा। समझ गया? वेरी गुड। संविधान सरकार के निर्माण के नियम और उसकी शक्तियों को स्पष्ट करता है, जिससे सरकार सही से चलती है और सब कुछ सुव्यवस्थित रहता है। यानी सरकार को किस तरह से बनाया जाए, सरकार का कैसे चुनाव होता है, सरकार के पास क्या क्या शक्ति है, क्या क्या पावर है, तो ये सारी चीजें जो है संविधान में पहले लिखा हुआ। मान लो कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके पास पूरा ताकत आ जाएगा, नहीं, संविधान में लिखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके पास कितना पावर है, कोई अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो उनके पास कितना शक्ति है, कितना अधिकार है, ये सब बात संविधान में पहले से लिखा गया है। संविधान एक ऐसा समाज बनाने में मदद करता है जहां सबके साथ न्याय हो और सभी को समान अवसर मिले, है ना। संविधान एक ऐसा समाज बनाने का ऐसा समाज बनाता है जिसमें सबके साथ न्याय हो, सभी के साथ बराबर का इंसाफ हो, किसी के साथ गलत इंसाफी ना हो, ना इंसाफी ना हो, अन्याय ना हो। ये कौन तय करता है? संविधान तय करता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिएगा, अलग अलग समुदाय के बीच तालमेल बनाता है, सही से दिशा निर्देश नियम लागू करता है और भरोसा दिलाता है हम लोगों को कि सरकार सही से काम करेगी। संविधान तय करता है कोई भी विवाद का अंतिम जो फैसला लेगा वो कौन लेगा, अंतिम निर्णय किसका होगा। संविधान ये तय करता है कि सरकार के पास क्या क्या नियम है, सरकार को किस तरह बनाया जाएगा, सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार है। और संविधान ये चीज का ध्यान रखता है कि सभी को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को बराबर का अवसर मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को संविधान की जरूरत है। अब आगे हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं संविधान के कार्य, यानी कि संविधान का क्या क्या काम है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखो संविधान के काम क्या क्या है। सबसे पहले संविधान जो है वो सरकार के 3 प्रमुख अंग का निर्माण करता है, स्थापना करता है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, इजी बहुत है अगर आप समझ गए तो, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। तो सरकार जो है संविधान जो है वो सरकार का टोटल 3 अंग का निर्माण करता है। कौन कौन सा अंग? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ये तीनों अंग को कौन बनाता है? ये विधायिका, ये कार्यपालिका, ये न्यायपालिका, ये तीनों को कौन बनाता है? संविधान बनाता है। अब ये विधायिका क्या है? तो देखिए विधायिका जो कानून बनाता है, जैसे कि संसद, जैसे कि विधानसभा और संसद ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? कानून बनाता है, इसलिए इनको कहेंगे विधायिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो उन कानूनों को लागू करती है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सारे लोग मिलकर के जो कानून को लागू करता है उसको कहा जाता है कार्यपालिका। उसके बाद न्यायपालिका, यह कानून की व्याख्या करता है और विवाद सुलझाता है, जैसे कि कोर्ट, न्यायालय यानी कि कोर्ट, है ना। मान लो किसी के बीच विवाद हो जाता है, कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को कौन सुलझाएगा? कोर्ट सुलझाएगा। मान लो कोई काला कानून पास हो जाता है ना, जैसे किसान कानून पास हुआ था, तो किसान कानून एक काला कानून था, तो ये कोर्ट जो है क्या करता? व्याख्या करता है, लोगों को पहले समझाता है, फिर लोग अगर नहीं मानता है तो कोर्ट जो है उस कानून को वापस कर देता है। तो इसका मतलब जो संविधान है वो सरकार के 3 अंग का निर्माण करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों अंग का निर्माण कौन करता है? संविधान ही इसका स्थापना करता है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम क्या है? कानून को समझाना और इंसाफ दिलाना। विधायिका किसको कहेंगे? संसद, विधानसभा को। कार्यपालिका किसको कहेंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री को, जो कानून को लागू करता है। और न्यायपालिका यानी कोर्ट। न्याय हम लोगों को कहां से मिलता है? न्यायालय से मिलता है, कोर्ट से मिलता है, इसलिए कोर्ट को कहते हैं न्यायपालिका। तो सबसे पहला काम संविधान का क्या है? संविधान जो है सरकार के 3 अंग का स्थापना करता है। दूसरा है संविधान तय करता है कि हर अंग की क्या क्या ताकत होगी और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। इससे किसी एक अंग की ताकत बहुत ज्यादा नहीं हो जाती और सब कुछ सही से चलता है। यानी कि ये बात संविधान तय करता है
कि विधायिका के पास कितना ताकत होगा, कार्यपालिका के पास कितना ताकत रहेगा, न्यायपालिका के पास कितना ताकत रहेगा। ये कौन तय करता है? संविधान। संविधान ये तय करता है कि हर अंग के पास, यानी कि हर अंग के पास क्या ताकत होगा, उसके जिम्मेदारी क्या क्या होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, कोर्ट, इनके पास क्या क्या जिम्मेदारी रहेगा, इनके पास क्या क्या ताकत रहेगा। इससे किसी एक अंग की ताकत बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक अंग को बहुत ज्यादा ताकत दे दिए, कार्यपालिका को बहुत ज्यादा ताकत दे दी, ऐसा नहीं है। ये सारा चीज संविधान तय करता है कि किसके पास कितना पावर रहेगा, किसके पास कितना जिम्मेदारी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी एक को सबसे ज्यादा ताकत दे दिए, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये सब कुछ कौन तय करता है? संविधान तय करता है। फिर देखिए आगे, संविधान यह भी बताता है कि इन तीनों अंगों के बीच कैसे तालमेल होगा और जनता के साथ उनका क्या रिश्ता रहेगा। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है ना। यानी कि संविधान यह भी तय करता है कि इन तीनों के बीच, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच का संबंध कैसा रहेगा। यानी कि संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और कोर्ट, इन तीनों के बीच संबंध कैसा रहेगा और इन तीनों का जनता के साथ क्या संबंध रहेगा, क्योंकि न्याय तो जनता को दिलाना ना। तो जनता का संसद के साथ क्या संबंध रहेगा, राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध रहेगा, कोर्ट के साथ क्या संबंध रहेगा, ये कौन तय करता है? संविधान तय करता है। तो वही चीज लिखा गया है कि संविधान यह भी बताता है कि तीनों अंगों के बीच तालमेल कैसा होगा, तीनों के आपस में संबंध कैसे रहेंगे, जनता के साथ उनका क्या रिश्ता रहेगा तीनों का, है ना। ये सब कुछ सही रहता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है, संविधान यह फिक्स करता है कि सरकार जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, है ना। यानी कि संविधान इस बात को सुनिश्चित कराता है, फैसला लेता है, एक तरह का फिक्स कर देता है कि सरकार जो है वो जनता की जो भी सामाजिक जरूरत है, जो भी राजनीतिक जरूरत है या जो भी आर्थिक जरूरत है, उनको पूरा करे। जैसे मान लो कोई जनता है जो बहुत गरीब है तो उनको सरकार मुआवजा दे। कोई मान लो बाढ़ में उसको किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है ना, बाढ़ की वजह से उसका घर खत्म हो गया, तो सरकार उनको मुआवजा दे। तो ये सारी चीजें जो है संविधान में लिखा गया है ना। तो संविधान यह तय करता है कि एक इंसान को, यानी कि जनता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। इससे क्या होगा कि समाज में शांति बनी रहती है और अराजकता नहीं होता है। अराजकता का मतलब कोई किसी तरह का अराजकता नहीं होता, अराजकता का माहौल होना मतलब किसी तरह का हल्ला उल्ला नहीं होता, शांति बना रहता है ना, क्योंकि संविधान है। तो संविधान का काम आप समझ गए। पहले तो तीन अंग का निर्माण करता है, उसके बाद ये तीनों अंग का क्या क्या ताकत रहेगा, क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी एक के पास ज्यादा ताकत हो जाए, ये तय करता है। फिर तीनों के बीच तालमेल सही रहे, जनता के साथ उनका क्या रिश्ता रहे, ये सब कुछ बताता है। फिर ये भी तय करता है संविधान कि जनता का जो भी जरूरत की चीजें हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरत है, उनको जो है सरकार पूरा करे। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, विश्व में संविधान सभा। अब ये संविधान सभा का मतलब आपको हम बताए थे। संविधान सभा का मतलब क्या होता है कि संविधान को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने मिलकर के एक तरह का सभा बनाया। इसी सभा को कहते हैं हम लोग संविधान सभा। समझ में आ गया आपको? संविधान को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने मिलकर के एक सभा बनाया, एक समूह बनाया। इसी समूह को, इसी सभा को संविधान सभा कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विश्व में संविधान सभा, यानी पूरी दुनिया में जो संविधान सभा बनाया जाता था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, विश्व में संविधान सभा का पहला विचार देने वाला व्यक्ति ब्रिटेन के सर हेनरी मेन थे। उन्होंने संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया। तो अगर आपके सामने सवाल आए कि बताइए दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था, किसने कहा था कि संविधान को बनाने के लिए एक तरह का संविधान सभा बनाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो सबसे पहले कहा था सर हेनरी मैन। उनका नाम क्या था? सर हेनरी मैन। 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में विश्व की पहली संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा पहली बार कब बनाई गई थी? सबसे पहले विचार देने वाला, यानी पहली बार संविधान सभा का आइडिया किसने दिया? तो आइडिया जो है वो दिए थे सर हेनरी मैन ने। उनका नाम क्या था? सर हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था, संविधान सभा के बारे में बताया था। उसके बाद अगला सवाल कि सबसे पहली संविधान सभा कहाँ बनाई गई? तो याद रखिएगा, अमेरिका का एक जगह है फिलाडेल्फिया। अमेरिका का एक जगह है फिलाडेल्फिया। इस जगह में दुनिया की सबसे पहली संविधान सभा बनाई गई थी। कब? 1786 में। तो 1786 में सबसे पहली संविधान सभा अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बनाई गई थी। उस समय अमेरिका में 13 राज्य थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान तैयार किया था। आज के दिन अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य है ना। लेकिन 1786 में अमेरिका में टोटल 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य, 13 स्टेट था। भारत में कितना राज्य है? 28।
अमेरिका में कितना है 50। लेकिन 1786 में जब अमेरिका की एक जगह फिलाडेल्फिया में विश्व की जब पहली संविधान सभा बुलाई गई, तो इस वक्त में टोटल 13 राज्यों ने मिलकर के अमेरिका का संविधान तैयार किया था। तो पूछा जाएगा कि बताइए अमेरिका का संविधान को कितने लोगों ने मिलकर के तैयार किया था? 13 राज्य ने मिलकर के तैयार किया था। इसके बाद 1789 में, यानी कि 3 साल के बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई और 1793 में फ्रांस में पहला संविधान लिखा गया। ठीक, तो पूछा जाएगा कि बताइए फ्रांस में जो है संविधान सभा कब बनाई गई थी? 1789 में, अमेरिका में 1786 में। ठीक है, और फ्रांस में संविधान कब स्टार्ट हुआ, लिखना शुरू हुआ? तो 1793 में फ्रांस में पहला संविधान लिखा गया था। तो पहला संविधान जो लिखा गया था वो फ्रांस में 1793 में लिखा गया था। लेकिन अगर हम पूछेंगे दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो वो है प्यारे बच्चों आपका अमेरिका का संविधान, जो कि 1787 में लागू हुआ था। लेकिन फ्रांस में जो पहला संविधान लागू हुआ था वो 1793 में। तो 1793 में फ्रांस में पहला संविधान लिखा गया था, याद रखिएगा। और 1789 में संविधान सभा बनाया गया था, क्योंकि कोई भी संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाया जाता है, यानी कई सारे लोग मिलकर के एक सभा बनाते हैं। आप बताओ, अगर आज हम एक संविधान लिखेंगे तो संविधान लिखने से पहले हमको एक कमेटी बनाना पड़ेगा, कई सारे लोग मिलकर के हम लोग एक संविधान सभा बनाएंगे। तो संविधान सभा जो है वो पहले बनाया जाता है संविधान को लिखने के लिए। जैसे भारत में जो संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। लेकिन संविधान सभा कब बनाया गया? 1946 में। भारत में 1946 में संविधान सभा बना था। उसी तरह फ्रांस में 1789 में बना, लेकिन संविधान कब लिखा गया? 1793 में। अमेरिका में 1786 में संविधान सभा बना, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 1787 में। दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग जो है इस बार YouTube में पूरे तरीके से 11th क्लास को बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 11th क्लास को अच्छे से पढ़िए, 12th क्लास में आपको बहुत काम देगा। ठीक है, और बाकी 12th क्लास का जो पढ़ाई है, एडमिशन जो है हम लोग दिसंबर से शुरू कर देते हैं, और जो पढ़ाई आपका वो फरवरी से शुरू हो जाता है। फरवरी महीना 15 फरवरी से आपका 12th का पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो 11th का बिल्कुल फ्री चलेगा, बाकी 12th का कुछ फीस लिया जाएगा जो आप दे देंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। ठीक है, शेयर भी जरूर करिएगा अपने सारे दोस्तों को, सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग 11th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप 11th क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी जाते हैं तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।